नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। वर्तमान समय में दरअसल संविधान का सहारा लेकर कुछ भी बहस चल पड़ती है। संविधान का मतलब लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब संसद और न्यायपालिका, संसद और न्यायपालिका का मतलब सांसद। संविधान बचाओ और लोकतंत्र खतरे में है, यही तो है मौजूदा नारा। संविधान है तो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का मतलब तो संविधान में यही दर्ज है कि न्यायपालिका होगी जो इंसाफ करेगी, संसद होगी जहां जनता के सेवक होंगे, नौकरशाही होगी जो सेवकों की नीतियों को देश में अमल में लेकर आएगी, और फिर संविधान के ये तीनों पिलर आम जनता के लिए ही काम करेंगे। यानी देश के नागरिक के लिए जो भी अधिकार देश के संविधान में दर्ज हैं, उसके लिए संवैधानिक संस्थान काम करेंगे। पर संविधान या लोकतंत्र का मतलब है सांसद, जिसके लिए जरूरी है वोट बैंक, और वोट बैंक सांसदों के लिए अनुकूल रहे, इसके लिए पूंजी चाहिए। तो फिर कॉरपोरेट खुद ब खुद साथ क्यों ना खड़ा हो जाएगा। यानी क्रोनी कैपिटलिज्म का खेल जिस तरीके से चलेगा, उसमें लोकतांत्रिक संस्थान या संवैधानिक संस्थान कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है या संविधान बचाना है। दरअसल इसकी नज़र में कहीं भी खत्म होते संस्थानों पर नहीं है, ना ही सुप्रीम कोर्ट या संसद की महत्ता किस तरीके से खत्म हो रही है इस पर है, और नौकरशाही करप्ट हो चली है यह भी कोई नहीं देखता है। हर किसी की नज़र है चुनाव पर, आम चुनाव पर। तो सत्ता को सत्ता में बने रहने के लिए और विपक्ष को सत्ता में आने के लिए हर किसी के लिए खतरा तो है संविधान के मद्देनजर, लेकिन लोकतंत्र का राग हर कोई गाता है। लेकिन संविधान हो या लोकतंत्र, बात तो जनता की होनी चाहिए, जिसकी बात कोई करता नजर नहीं आ रहा है। और आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे कि सबसे महंगा लोकतंत्र। हर साल चुनावी खर्चे बढ़ते हैं, नेताओं के लिए कितना आसान हो जाता है। खर्चे तो इससे भी ज्यादा होते हैं, लेकिन एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है चुनाव आयोग की तरफ से, जो कि हर वर्ष बढ़ते भी हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, आपका परिचय करा देते हैं। एडवोकेट प्रियल आनंद जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रत्नाकर सिंह जी हैं, भारतीय कांग्रेस की तरफ से नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गौरव गोयल जी हैं, नेता भाजपा हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रियल आनंद जी आपके पास आएंगे। आवाज आपको आ रही मेरी? जी भाई। प्रियल आनंद जी, आपसे पहले जानना ये चाहेंगे कि दरअसल जिस तरीके से बरस दर बरस बीतता जाता है और हर पंचवर्षीय योजना के बाद ये देखने को मिलती है कि चुनावी खर्चे में, प्रत्याशियों के चुनावी खर्चे में जीरो बढ़ते चले जाते हैं, तो ये चुनाव आयोग किस नजरिए से क्या अध्ययन करता है और किस अध्ययन के जरिए ये चुनावी खर्चे को बढ़ाया जाता है? देखिए पांडे जी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर अभी भी कुछ कहना सामर्थ्य ना नहीं होगा, क्योंकि अभी भी देखिए चुनावी में जो ये अभी खर्चे बढ़े हैं, चाहे अभी भी जो 5 राज्यों में जो खर्चे बढ़ाने की बात चल रही है, संभवतः ये संभव है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना होगा क्या ईसीआर आंकड़े हैं, क्या उसमें बढ़ोतरी होगी या क्या वही सीमित खर्चे में चुनाव आयोग की प्रतिनिधि आगे बढ़ेगी, ये कहना अभी संभव है। प्लस कहीं ना कहीं हर राज्यों में चुनावी नजर रखते हुए ही आगे की चीजों को हम देख पा रहे हैं या आगे की चीजों को हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए चुनाव के इलेक्शन के साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी आपको पेंडेमिक सिचुएशंस हमें देखनी होंगी, अभी अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को देखने होंगे। तो एक सिंगुलर बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं हेल्थ मिनिस्ट्री, बाकी मिनिस्ट्री से भी टाई अप होकर के कि आगे की चीजें किस
तरीके से निर्धारित होकर के चलेंगी, ये कहना अभी बिल्कुल भी संभव नहीं है। अभी बहुत सारी चीजों पे क्लियरेंस अभी भी आनी बाकी है। ठीक है, रत्नाकर जी आपके पास आएंगे। नेताओं के लिए तो बहुत आसान, आप लोगों के लिए तो बहुत आसान हो जाता होगा ना, क्योंकि हर पंचवर्षीय के बाद जब ये चीज़ें बढ़ती हैं, आपके खर्चे को लेकर के चुनाव आयोग कह देता है कि ठीक है भाई, अब इतना था, अब इतना कर दिया गया। अभी तक 28 लाख था विधानसभा चुनाव में, अब 40 लाख कर दिया गया है। तो मुझे लगता है प्रत्याशियों के लिए और पार्टी के लिए बड़ा आसान हो जाता होगा, क्योंकि काले ब्लैक मनी की बात तो की जा रही थी, काले धन की बात की जा रही थी पहले, भले ही भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर के आई थी, लेकिन इस बात से आप भी मुकर नहीं सकते हैं कि तय की गई धनराशि से ज़्यादा भी, कितना ज़्यादा ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, खर्च करते हैं प्रत्याशी। जिस तरह से चुनाव आयोग ने खर्चे की सीमा बढ़ा दी है, तो वो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं यह निर्णय जो है सही है। कारण उसका ये है कि आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है। कोविड के पहले से और अभी तक की महंगाई में अगर आप तुलना कर लीजिए तो लगभग 1.5 गुना से ज्यादा महंगाई अभी बढ़ गई है। तो हर चीज के खर्चे में बढ़ोतरी हो रही है। तो अगर उतने ही सीमित खर्चे में ही अगर चुनाव लड़ना होगा एक जनप्रतिनिधि को, तो शायद आज की परिस्थिति में यह मुश्किल होगा। लेकिन अगर चुनाव आयोग इन सारी परिस्थितियों का आकलन करके और सीमा को जो बढ़ा दिया गया 28 लाख से 40 लाख कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं इन सारी परिस्थितियों का आकलन करके ही चुनाव आयोग ने बढ़ाया है। तो ये एक अच्छी चीज है कि लोगों को जनप्रतिनिधि जो है वो अपने चुनाव प्रचार में जो खर्च है वो अच्छे से कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये भी है इसमें, मैं एक दूसरे नजरिए से भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर चुनाव की सीमा अगर 40 लाख बढ़ा दी जाती है, तो सब लोग जानते हैं कि चुनाव में किस तरह से ब्लैक मनी भी खर्चा करते हैं लोग और वो दिखाते नहीं हैं। ठीक है, तो अगर सीमा अगर बढ़ा दी जाती है तो कहीं ना कहीं व्हाइट मनी का प्रचलन ज्यादा रहेगा, तो वो एक अच्छी चीज है ना। आप ब्लैक मनी को सर्कुलेट होने से कहीं ना कहीं रोकते हैं उसको। तो ये दूसरे एंगल से भी अगर आप देखेंगे तो ये अच्छी चीज है कि उन्होंने सीमा जो बढ़ा दी है। क्योंकि देखिए, जो प्रतिनिधि होता है वो चुनाव जीतने के लिए खर्चे करता ही करता है। तो सीमा अगर बढ़ाया जाता है तो वो कहीं ना कहीं ठीक है, वो जनप्रतिनिधि के लिए नहीं, आपके लिए तो बिल्कुल ठीक है। मैंने तो पहले ही कहा कि आप लोगों के लिए आसान हो गया है, आप लोगों के लिए तो बहुत आसान हो गया है अब। और आप जो कह रहे हैं कि ब्लैक मनी में या काले धन में लगाम लगेगी ना, कतई नहीं लगेगी, और बढ़ावा मिलेगा, मैं कह रहा हूँ। क्योंकि अब तो और ये आसान हो जाएगा कि अभी तक 28 लाख ही हम रख सकते थे, खर्च कर सकते थे, दिखा सकते थे, अब 40 लाख दिखाएंगे। 28 लाख में कम से कम 40 लाख खर्च करते थे, तो अब 40 लाख में 80 लाख खर्च करेंगे, जाहिर तौर पर है। एक कमेंट ले लेते हैं गौरव गोयल जी से। गौरव जी, कांग्रेस तो इसे बहुत सार्थक नजरिए से देख रही है, बीजेपी किस नजरिए से देख रही है चुनाव आयोग के इन कदम को? हर अक्सर बढ़ते रहते हैं, 0-0-0 बढ़ते ही चले जाते हैं। जो रत्नाकर जी ने कहा है, मैं थोड़ा सा और हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और उन्होंने एक कमेटी बनाई और कमेटी में 10-11 लोग थे। उन्होंने इस इशू पे बड़ा डिलिब्रेट किया कि क्या हमें एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। आई थिंक बीइंग अ लॉयर ऑल्सो एंड बीइंग अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द बीजेपी ऑल्सो, मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी को और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आए, चुनावों में आए। जैसा कि किसी ने कहा और आपने भी कहा कि ऐसा लगता है, मान लीजिए कोई एक एक्स अमाउंट उससे ज्यादा खर्चा होता है, अगर आप ऐसा कहते हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज इसको बढ़ाया है, इस एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है, इससे ट्रांसपेरेंसी और आएगी। और अब आप ये पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों बढ़ाना पड़ा है। देखिए, पिछले 10 साल में और अब 2010 की बात करें, 2021 और 22 की बात करें, तो जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। हम सोशल मीडिया की बात करें, हम एडवर्टाइजमेंट की बात करें, चाहे हम प्रिंट मीडिया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, पहले आज से 10, 20, 30 साल पहले की बात करते थे तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए इलेक्शन कैंपेन को करना बड़ा लिमिटेड रहता था।
लेकिन अब बहुत फर्क आ चुका है। अब बहुत डिफरेंट नीड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, चाहे वो सोशल मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो रेडियो है, चाहे उसके अलावा स्टेशनरी है। मुझे लगता है इट्स अ वेरी गुड स्टेप बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जहां पे उन्होंने एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है कि सिस्टम के अंदर और ट्रांसपेरेंसी आ सके। जी योगेश जी, ठीक है, सिस्टम के अंदर और ट्रांसपेरेंसी आ सके, मुझे नहीं लगता है कि आएगी। प्रियल आनंद जी, सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी आ सके, देश की गरीबी के हालात जस के तस हैं, आंकड़े उठा के देख लीजिए, और जो ये खर्चा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हर चुनाव बढ़ता है। अगर मैं आंकड़ों का जिक्र करूं तो जो 1951-52 में चुनाव हुए थे, 10 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च हुए। उसके बाद 91 में चुनाव हुए, 3 अरब खर्च हुए। 2009 में चुनाव हुए, 14 अरब कुछ खर्च हुए। और 19 में जो चुनाव हुए वो लगभग 60 अरब करोड़ खर्च हुए, 60 अरब रुपए खर्च हुए। ऐसे में ये खर्च तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आम जनमानस की जो कमाई है वो बढ़ नहीं रही है। कोरोना का आपने हवाला दे दिया है, राजनीतिक दलों ने हवाला दिया कि कोरोना है तो ऐसे में समस्या, अरे ऐसे में तो समस्याएं हैं तो आपके पास तो पैसे की और कमी आनी चाहिए। ये पैसा कहां से आ रहा है भाई, आपके पास बढ़ाया कैसे जा रहा है? आम जनता, गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं उनकी संख्या ऊपर, वो नहीं उबर रहे हैं ऊपर, लेकिन ये राजनेताओं की जो कमाई है ये प्रतिदिन ऊपर बढ़ती जा रही है। और ये कमाई जब बढ़ती जा रही है इन लोगों की, तो इसी के आधार पर चुनावी खर्च तय कर दिए जा रहे हैं, मुझे लगता है। मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि अगर आप इसमें बहुत अगर देखा खर्चों को लेकर के पहले मैं इस मुद्दे पे आना चाहूंगी कि पिछले साल जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए थे और जो पेंडेमिक सिचुएशन डे बाय डे इंक्रीज, और जो पेंडेमिक सिचुएशंस हमें देखने को मिल रहे थे, उसके आंकड़े और अभी आने वाले जो ये एक नया फॉर्मेशन हुए इलेक्शंस को लेकर के अलग अदर 5 स्टेट्स में, एग्जैक्टली जो पेंडेमिक में क्या हमारी सरकार ने, जहां सरकार ने हाहाकार मचा हुआ था, जहां जनता के बीच में हाहाकार मचा हुआ था, जहां बेड्स की फैसिलिटी नहीं थी, जहां ऑक्सीजन की फैसिलिटी नहीं थी, हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं थी प्रॉपर, जहां पे आज भी इतने गवर्नमेंट सर्वेंट, आज भी इतने एम्प्लॉय जो कि कहीं ना कहीं अपने सैलरी स्ट्रक्चर्स को लेकर के परेशान है, जहां पूरे देश की अर्थव्यवस्था पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका है इस पेंडेमिक को लेकर के, वहां इस तरीके से चुनावी स्तर में एक अदब संख्या का आंकड़ा बढ़ना यह एक बहुत बड़ी चिंताजनक वाली बात है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि कहीं ना कहीं ब्लैक मनी हो या व्हाइट मनी हो, क्या सिर्फ इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ये सरकार आगे अपनी चीजों को, सरकार ये भूल चुकी है कि जनता के लिए जितनी उनको करनी चाहिए वो उनका 1% भी ना कर रही है। क्या सरकार ये भूल गई है कि अभी आने वाले पेंडेमिक में जो सरकार को एक अलग न्यूज लेने अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं ली जा रही है? क्या सरकार ये भूल गई है कि पिछले साल के आंकड़ों को देखा जाए और अगर सेकेंड वेव को देखा जाए तो कितने सारे घर परिवार, कितनी सारी जिंदगियां उजड़ चुकी थी, ऑक्सीजन की कमी से, बेड की कमी से, हॉस्पिटल्स में प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं थे, एम्यूनिटीज नहीं थी। क्या इन सारी चीजों को मद्देनजर नहीं रखी है? क्या सरकार की आंखें या क्या सरकार की नजरें सिर्फ और सिर्फ उनके इलेक्शन पे है? क्या बीजेपी is only knowing for their own elections only? BJP is only knowing there for digitalization only. What kind of digitalization? This is your view, so you can express your view. Please don't express the views of the BJP. This is your view. You restrict yourself. आप अपने आप तक रिस्ट्रिक्ट रखिए, बीजेपी के व्यू को आप प्रेजेंट मत करिए, बिकॉज यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ बीजेपी, सो प्लीज डोंट बी रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ। नहीं गौरव जी योगेश जी, एक सेकंड सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए। उन्होंने कहा डिजिटलाइजेशन का आप जो है इतना जोर शोर से प्रसार कर रहे हैं, आप मुझे केवल ये बताइए दिक्कत कहां पर है। एक सेकंड सुन लीजिए पहले मेरी बात,
कि दिक्कत, अगर उन्होंने कहा कि अगर आप डिजिटलाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं तो अगर चुनाव के लिए भी, एक सेकंड सुन लीजिए पहले, उसका फिर जवाब दीजिए, तो क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं। अगर उन्होंने ये सवाल किया तो चुनाव आयोग से आप ये सिफारिश क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो बिल्कुल साफ तौर पर कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर के आप चलते हैं। भाई चुनाव में कम खर्चे करने के लिए एक तरीके हैं, कहिए तो मैं कुछ सजेस्ट कर दूं। अगर आप जो चुनावी जनसभाएं करते हैं, आप छोड़ दीजिए चुनावी जनसभाएं, आप एलईडी लगा दीजिए, जो वॉल होती हैं वॉल लगवा दीजिए आप क्षेत्र में, और चुनाव आयोग से कह दीजिए डिसाइड, आपके टाइमिंग स्लॉट डिसाइड कर दे कि इतने बजे इस नेता का वो किया जाएगा, भाषण आएगा, और इस पार्टी के, और इस टाइम से इस टाइम तक इस पार्टी के नेता का लेक्चर आएगा। जिस पार्टी का जो भी सुनना चाहे, अरे सुन लीजिए भाई, सजेशन है, हम कोई ये नहीं कह रहे कि आप लागू ही कर दीजिए, हम कोई आदेश नहीं पारित कर रहे हैं गौरव जी, आदेश नहीं पारित कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे सजेशन हो सकते हैं। योगेश जी, हाँ, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, अनार्की में नहीं रहते हैं। हाँ, और अगर कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई भी सामान्य भारतीय जो चुनाव लड़ता है, चाहे आजाद क्यों ना लड़ता हो, हाँ, और वो चुनाव लड़के अगर अब जैसे जो लिमिट बढ़ाई गई, फीचर बढ़ाया गया है, 40 लाख रुपए का बढ़ाया गया है, तो आप ये मान के चलिए वो 40 लाख रुपए कहाँ खर्च होता है। अब जब इसका एनालाइज करिएगा, वो स्टेशनरी छपाता है, तो सामान्य स्टेशनरी वाले को थोड़ा सा पैसा मिलता होगा, वो जाके एडवर्टाइजमेंट करता है, रेडियो वाले के पास जाता है, वो अखबार वाले के पास जाता है, वो प्रिंटिंग करवाता है और 4 चीजें करता है। तो आप ये मानिए कि ये इकोनॉमी का एक पार्ट है। और जो मैम ने कहा कि पॉलिटिशियन अमीर क्यों होते जा रहे हैं, ये पॉलिटिशियन अमीर नहीं हो रहे हैं मैम, टू योर काइंड नॉलेज, आई एम अ लॉयर। रत्नाकर जी भी शायद अपना कोई व्यवसाय करते होंगे, योगेश जी आप एंकर हैं, तो आप देखेंगे कि पिछले 10-20 सालों में सामान्य भारतीयों की इनकम बढ़ी है, चाहे वो बैंकर है, चाहे वो इंश्योरेंस है, चाहे वो लॉयर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो लेबर का कार्य करता है, चाहे वो ठेकेदार है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो आप जब ये कहते हैं ना कि पॉलिटिकल पार्टीज या आजाद उम्मीदवार जब एक्सपेंडिचर करता है 30 लाख 40 लाख 28 लाख का, तो इट्स अ करप्शन, इट्स नॉट अ करप्शन। वो अपनी इनकम में से, अपनी ज्यादा व्यवसायिक वोटर इनकम में गरीबी से, रेखा के नीचे है। गौरव जी, आपकी जानकारी होगी, आप बहुत ठीक है, अच्छे मुझे से अध्ययन जानकारी करते है इस होंगे, बात मुझे की। लगता है। मुझे जानकारी है इस बात की, है ना? हाँ मुझे जानकारी है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस देश ने ऐसे ऐसे लीडर्स को जन्म दिया है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, जो सामान्य घरों में से आते थे, और उन्होंने, मान लीजिए उनके पास 10 लाख रुपया भी नहीं था, 5 लाख रुपया भी नहीं था, लेकिन चुनाव लड़े और जीते और देश की सेवा करी। तो अगर एक्सपेंडिचर बढ़ता है, दैट इज ओनली टू हैव मोर ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि अगर 28 लाख रुपया विधानसभा में लगता था, 70 लाख रुपया लोकसभा में लगता था, तो खर्चा ज्यादा होता था। अगर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस खर्चे को बढ़ाया है, तो सोच समझ कर बढ़ाया है, और इसलिए बढ़ाया है कि ट्रांसपेरेंसी आए, सिस्टम के अंदर और इम्प्रूवमेंट हो। और ये पैसा जो खर्च होता है, आप मुझे बता दीजिए 90 लाख रुपए कहाँ खर्च होता होगा, बताइए। जो ये विशेषज्ञ नाम बैठे हैं, मुझसे अच्छा तो आप बेहतर तरीके से सुन लीजिए, मुझसे अच्छा तो आप बेहतर तरीके से जानते बैनर पे खर्च होता है, 50 लाख, अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, 50 लाख रुपए तो ब्लॉक प्रमुख में फूंक देता है आदमी। आप विधायकी के बता रहे हैं 50 लाख रुपया ब्लॉक प्रमुख में फूंक देता है, उड़ा देता है। 50 लाख रुपए से ज्यादा बीडी, सुन लीजिए, अरे मत गौरव जी, जमीनी स्तर से मैं रिपोर्टिंग करके आया हूँ, मैंने जमीनी स्तर की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, मैं बता रहा हूँ, मैंने चुनाव कवरेज किया है, मैंने प्रत्याशियों को किडनैपिंग होते हुए देखा है। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, मैंने जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है ना, तो किस तरीके से, कैसे घरों से उठा लिया जाता है ब्लॉक प्रमुखों को, कैसे बीडीसी को उठा लिया जाता है जब चुनाव, मैंने देखा है अपने आंखों का, तब मैं बता रहा हूँ, मैं जमीनी ग्राउंड लेवल का रिपोर्टिंग करके आया हूँ, तब मैं बता रहा हूँ, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। जाना चाहिए था, नहीं आप हवा में बात नहीं कर रहे, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल पत्रकार हैं, और आपका ओपिनियन है वो मायने रखता है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक अपना ओपिनियन हो सकता है। लेकिन अगर आपका कोई ओपिनियन है, तो मेरा काउंटर करने का भी मेरा एक अपना नहीं, बिल्कुल काउंटर करिए, लेकिन जेन्युइन बात रखिए, कम से कम जनता जो देख रहे हैं, जो दर्शक हैं, सुन लीजिए गौरव जी, आप एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, कम से कम वो तो ये ना सोचे कि आप क्या वक्तव्य दे रहे हैं, उनके जहन में कोई सवाल तो ना उठे आपके प्रति, आपके पार्टी, क्योंकि आपका वक्तव्य आपके पार्टी का वक्तव्य है। देखिए, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, किसी के जहन में सवाल उठेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उत्तर दे पाऊं, और हो सकता है कि मेरे उत्तर से कोई खुश हो, और हो सकता है कि मेरे उत्तर से कोई खुश ना हो, लेकिन जो सत्य है, जो मुझे सत्य लगता है, और जो मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी है, जो मेरी पार्टी की विचारधारा है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा ही करूंगा।
और मुझे लगता विचारधारा है कि सभी के इलेक्शन जैसी है, कमीशन ऑफ ठीक है, आ रहे हैं, इंडिया ने रत्नाकर जी से ले लेते हैं। बहुत ही अच्छा डिसीजन किया है। ये एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है। ठीक। आई विल अगेन से एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये बहुत अच्छा कदम है। ठीक है। और मुझे लगता है कि इसको सब अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन आपका भी एक अपना मत है और हाँ, मैडम जो ठीक है। सामने है उनका भी एक मत है, मुझे उनका लगता भी है कि सम्मान चुनाव है। आयोग को इस पर सोचना चाहिए। तमाम समय से, बहुत लंबे समय से सरकारी खर्चे पर चुनाव कराने की मांग हो रही है, उस पर भी अगर बैठक हो जाती है, उस पर भी अगर विचार विमर्श हो जाता तो मुझे लगता है बेहतर होता है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है हाँ, कि चाहे फिर वही बात गौरव जी आ गए, आप चाहती है लेकिन करती कहाँ है? चाहती तो बहुत सभी राजनीतिक दल हैं। सरकारी खर्चे पर कितने दिनों से बात चल रही है चुनाव कराने की, आपको पता होगा ना? चाह रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं आपके पास रत्नाकर जी। भाई बात वही फंस रही है आकर के कि चुनाव पे के खर्चे बढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि राजनीतिक दलों के नेताओं के जो आमदनी है वो बढ़ती जा रही है, गरीबी वहीं की वहीं रुकी है, आम जनता आज भी परेशान है। 1000 रुपए इनकम नहीं हो पा रही गांव ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की महीने की। आप सोचिए 20 करोड़ से ज्यादा लोग बीपीएल कार्ड धारक नीचे हैं, उससे भी नीचे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? आप कह रहे हैं कि खर्चे बढ़ रहे हैं, कोरोना है, कोरोना की स्थिति में ऐसी स्थिति आ गई है, नेताओं के लिए खर्चे बढ़ाना जरूरी है, क्या आम जनता की कमाई बढ़ाना जरूरी नहीं है? जी योगेश जी, पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि गौरव जी की बातें स्पष्ट मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, तो ये क्या बोल रहे थे मुझे इनके कमेंट्स कुछ गौरव पता जी नहीं वही चल आपकी पाए। बात का सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ है, ट्रांसपेरेंसी आएगी, खर्चा और बढ़ना चाहिए। चुनाव आयोग के इस कदम का वो समर्थन करते हैं, सराहना करते हैं। रही बात आपका प्रश्न जो मुझे सुनाई दे रहा था, कहीं न कहीं आप जो चीजें कंसर्न लेके आए हैं वो बिल्कुल जायज है। देखिए आज वस्तु स्थिति ऐसी है कि चुनाव लड़ना एक साधारण प्रतिनिधि के लिए आसान नहीं है। चुनाव लड़ना आज मतलब आप अगर पूंजीपति हैं, पैसे वाले हैं, तो इस तरह की परिपाटी हमारे समाज में चल चुकी है कि पैसे वाले ही चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अनाप शनाप खर्चे होते हैं। लोगों की उम्मीदें चुनाव के समय में जनप्रतिनिधियों से इतनी ज्यादा रहती हैं कि जो हमें पैसा देगा वो उसको हम वोट देंगे। तो जनप्रतिनिधि जो है कहीं न कहीं इस तरह के जो काले धन की बात करते हैं वो प्रचलन में लाता है और उनको संतुष्ट करता है। तो ये परिपाटी एक बन चुकी है एक समाज में, और राजनीति के दृष्टिकोण से कहीं न कहीं ये परिपाटी जो है गलत है और इसको बदलना चाहिए, बदलाव जरूर लाना चाहिए। देखिए मैं दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा कि जो भी अब लिमिट बढ़ाया गया है 40 लाख का, जो 28 लाख से 40 लाख किया गया है, तो महंगाई के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो सही किया गया है, क्योंकि महंगाई बहुत काफी हद तक बढ़ चुकी है। लेकिन जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से वर्चुअल मीटिंग का, रैली का ट्रेंड आ रहा है हमारे देश में, तो ये जो चुनावी खर्चे हो रहे थे अभी तक, जो फिजिकल जो लोग जाते थे, मीटिंग करते थे और रैलियां करते थे, लोग आते थे जाते थे, आज सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसका प्रचलन बहुत बढ़ गया है। और आज का युवा जो है बहुत समय अपना सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या मीडिया पे जो है दे रहा है। तो कोई भी अगर संदेश है या कोई भी चीज कहना चाहता है कोई जनप्रतिनिधि, तो वो सारी चीजें लोगों के पास पहुंच जाती है। 1951 का दौर था। एक हाँ बोलिए योगेश जी बोल। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि ये जो वर्चुअल रैली का जो प्रचलन आ गया है, डिजिटलाइजेशन का जो प्रचलन आ गया है, इससे कहीं ना कहीं जो अनाप शनाप जो खर्चे होते थे, दूसरे तरीकों में जो हम लोग उपयोग करते थे, वो खर्चे कहीं ना कहीं बचेंगे। लेकिन राजनीति में पूंजीपति ही चुनाव लड़ पाएगा, इस तरह का जो एक माहौल है, एक राजनीतिक जो परिपाटी चली आ रही है, ये भी कहीं ना कहीं समाज में बदलाव की जरूरत है। सच बता रहा हूं, सुन लीजिए, ये परिपाटी डाली किसने है? हमने नहीं डाली ना, आप ही लोगों ने डाली है ना, ये राजनीतिक पार्टियों ने डाली है ना, कि जो जितना बड़ा बाहुबली, जिसके ऊपर जितने बड़े आपराधिक मामले दर्ज, जितने ज्यादा गंभीर मामले दर्ज, जितना बड़ा बाहुबली अपने क्षेत्र का, उसको टिकट मिलेगा और बाहुबली दूसरे का ही छीनेगा। अपनी मेहनत से तो कमाएगा नहीं, आप जानते हैं। अपराधी व्यक्ति कोई मेहनत करके पैसा कमाएगा? जी देखिए योगेश जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जैसा कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि हम लोग जब छोटे थे ना, तो उस समय क्या होता था, बाहुबलियों को अगर टिकट मिलता था तो बाहुबली बड़ी आसानी से चुनाव में जीत कर आते थे। लोगों के लिए बाहुबली जो है जेम्स बॉन्ड का रूप देखने को मिलता था। लेकिन आज की परिस्थिति आप आकलन कर लीजिए, बाहुबलियों में यदा कदा कोई बाहुबली जीत के आता है,
कारण उसका ये है कि लोगों की मानसिकता अब बदल चुकी है। लोगों की मानसिकता हिंसा के प्रति नहीं अब झुकाव रह गया है। वो अहिंसक रहते हुए और चीजों को भुक्तभोगी जो चीजों को जो सुविधाएं हैं उसको भोग करना चाहते हैं। अब वो परिपाटी बदल चुकी है कि बाहुबली जीतेंगे ही। अब पैसे का प्रचलन काफी बढ़ गया है। पैसा जो चुनाव में खर्चे होते हैं उन पैसे के ऊपर कैसे नियंत्रित किया जाए और काले धन का चुनाव में कम से कम जो है उपयोग किया जाए या खत्म कर दिया जाए, इस पे जो है एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। और जनता को भी एक वैसे प्रतिनिधि को चुनना चाहिए जो योग्य उम्मीदवार हो। जनता को भी ये नहीं देखना चाहिए कि जो हमारे पास पैसे ज्यादा लेके आते हैं उनको हमें वोट देना है। तो कहीं ना कहीं ये समाज में एक मानसिकता जो है, एक जागरूकता फैलेगी अगर, तो ही जाके ये भी बदलाव संभव हो पाएगा। ठीक है, प्रियल जी आपके पास आएंगे। बात वहीं आकर के फंस जा रही है। देखिए, दोनों लोग राजनीतिक दल से हैं, कहे तो रहे अच्छी अच्छी बातें, लेकिन करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। जैसे सरकारी खर्चे का हमने जिक्र किया तो गौरव जी ने कहा कि उनकी पार्टी प्रयास कर रही है लगातार। प्रयास करने भर से थोड़े ना कुछ हो जाएगा भाई, कदम उठाना पड़ेगा। देश का हर चौथा व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है, यह किसी राजनीतिक दल को नहीं दिख रहा है। ठीक है, और अगर जिक्र करें 1951 का तो उस दौरान 9,85,00,000 लोग गरीबी रेखा से नीचे थे और आज 32 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। भाई, नेता किस लिए होते हैं? सदन में इन्हें किस लिए जनता भेजती है? वो चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, इसलिए ना ताकि उनकी बात को वो जोर से उठाएगा, उनकी समस्याओं का निराकरण करेगा, उनके हर दुख दर्द को बांटेगा, ना कि अपनी जेब भरेगा। इसीलिए तो नेता चुने जाते हैं। स्थितियां ऐसे विपरीत होती चली जा रही हैं दिन ब दिन कि लोग चुन के तो भेजते हैं, लेकिन लोगों की समस्याओं की, लोगों के मुद्दों को लेकर के कोई बात नहीं करता है, चाहे सदन में हो चाहे सदन के बाहर हो। प्रियल जी। देखिए पांडे जी, गौरव जी और रत्नाकर जी को सुनने के बाद मैं बहुत अच्छे तथ्यों पे पहुंची हूँ। पहली बात तो आपने 1991 के इलेक्शन की बात छेड़ी है, तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखिए 1991 में भी जो इलेक्शन हुए थे या उसके बाद जो इलेक्शन हो रहे हैं और जो करंट सिचुएशन में इलेक्शन हो रहे हैं, गौरव जी ने बहुत अच्छा बोला है कि डिजिटलाइजेशन और जो ये खर्चे के आंकड़े जो बढ़े हैं ये कहीं क्लियरेंस देगा। तो मैं उनसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि क्लियरेंस किस बात से देगा? क्या नेताओं के घर और बैंक बैलेंस को भरने का क्लियरेंस उनको मिलेगा, या उनके ब्लैक को व्हाइट में ट्रांसफर करने का क्लियरेंस मिलेगा, या कहीं ना कहीं सिटीजन्स को और भी कहीं ना कहीं दबन मिलेगा? क्या वो अपने इस एसी रूम से, इस ऑफिस से बाहर आकर के देखे हैं कि पेंडेमिक में लोगों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है? जो लोग डेली वेजेस पे है, जो लोगों की कमाई रोज कमाकर खाने की है, उनकी स्थिति कितनी ही दयनीय है? क्या वो घर घर में जाकर के देखे हैं कि लोगों की रहने की व्यवस्था, लोगों को खाने की दिक्कत आ रही है, लोगों के अंदर जो एक जागरूकता होनी चाहिए कहीं ना कहीं कोविड की वजह से, जो एक के अंदर जो एक दहशत हो, लोगों को और भी प्रताड़ित कर रही है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी हो। आर गवर्नमेंट ओनली ट्राइंग टू जस्ट फुलफिल देयर ओन पॉकेट, और आर गवर्नमेंट एक्चुअली ट्राइंग टू मैनेज द सिटीजन्स ऑफ इंडिया और सिटीजन्स ऑफ आर कंट्री? रही बात हम बीजेपी की बात करें तो यहाँ पे दल नेता सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की जो भी धरोहर है, चाहे वो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज है, बड़े से बड़े जायंट्स हो, बीएसएनएल हो, एमटीएनएल हो, या बहुत सारे पीएसयूज के जो बहुत बड़े कंपनियां हो, उनको बेचने की बात कर रहे हैं। बहुत हद तक तो बेच भी चुके हैं। और यहाँ पे बैठी सरकार हमें बता रही है कि इकोनॉमी में क्लियरेंस आएगी, डिजिटलाइजेशन उठाने से क्लियरेंस आएगी। डिजिटलाइजेशन का मतलब यही होता है कि आप संगीन व्यवस्था के साथ कहीं एक जगह पे ठहर के भी हजारों जगह पे आप अपने आप को
अपनी बात को available पहुंचा कर सकते हैं, आप सकते हो। पहुंच सकते हैं, बिल्कुल बात। कहीं ना कहीं स्टार्टअप इंडिया हो, कहीं ना कहीं मोदी जी ने जो डिजिटलाइजेशन, इकोनॉमिक डिजिटलाइजेशन का उनका आडंबर जो रचा था, क्या वो आडंबर इतना बड़ा रच दिया कि उनको खुद की व्यवस्था पे, कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था पे उनको संदेश में आ रहे हैं, इसीलिए पैसे खर्च की बात कर रहे हैं। वो किस तरह का पैसा खर्च कर रहे हैं वो? आज इकोनॉमी व्यवस्था गत से गत्तर होती जा रही है। यंगस्टर्स में कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है, सारी की सारी क्या सरकार इस चीज पे देख रही है कि यंगस्टर्स पिछले 2 पेंडेमिक में जो एक प्राइवेट का जो लेवल है वो कितनी डाउनफॉल हो, बड़ी बड़ी कंपनियां हो, बड़े बड़े गवर्नमेंट सेक्टर, तो गौरव जी ने बोल दिया कि इस सेक्टर्स में बढ़ोतरी हो रही है, उस सेक्टर्स में बढ़ोतरी हो रही है। मैं गौरव जी से पूछना चाहूंगी कि किस किस सेक्टर्स में उन्होंने बढ़ोतरी देखी है आखिर। मैं भी एक वकील हूँ, मेरे पास भी हजारों क्लाइंट्स आते हैं इस चीज को लेकर के कि किन्हीं को अपने वाजिबन खर्चे नहीं मिल रहे हैं, किन्हीं की सैलरी अटकी पड़ी हुई है। कहाँ पे, किस दुनिया में है ये लोग? नहीं, आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, तभी आप लोगों को चर्चा में इसीलिए विशेष तौर पर बुलाया गया है। सिर्फ और सिर्फ गत्तर होती जा रही है। ठीक है गौरव जी, प्रोटोकॉल नेताओं पे लागू हुए हैं कोविड की फैसिलिटीज को लेकर के, क्या सरकार ने उसका 1% भी अपने चुनावी स्तर को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अपने जनता के लिए सोचा है? जितनी बात ये कर रहे हैं ना, चाहे वो वोकल पे वोकल हो या लोकल पे वोकल हो या बहुत सारी चीजें, क्या उसका 1% भी इन्होंने पहले किया है? बोलना बहुत आसान होता है, उतना ही करना उतना मुश्किल होता है। आप जमीन स्तरीय पे आकर के देखिए कि लोगों की क्या स्थिति हो रही है। आप जमीन स्तरीय से आकर के देखिए कि लोगों में क्या दहशत फैला हुआ है। गौरव जी, ऐसे स्तरीय लोग हैं जो एक टाइम के खाने के लिए रुक रहे हैं। तभी यूपी सरकार कहाँ थी जब यूपी सरकार के आज इलेक्शन के टाइम में वो इतनी सारे बाधाएं सामने लगा हुआ है, वो कुछ धुंधला है। और आप मान के चलिए कि मैडम को, आदरणीय सम्मानीय प्रातः वंदनीय साय वंदनीय मैडम को सिर्फ और सिर्फ बस से बस ही दिखेगा, क्योंकि वो देखना ही यही चाहती। वो कभी ये नहीं देखेंगी कि आज राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो गौरव जी जाइए भाई, नहीं उधर नहीं जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे गौरव जी, उधर नहीं जाएंगे। उन्होंने बोला था, मुझे बोलने दीजिए, डोंट इंटरजेक्ट आप। उन्होंने बोला तो मुझे लेट मी क्लियर माय आंसर। आज फॉरेन डिप्लोमेसी में जो हो रहा है वो नहीं देखेंगे। आज जो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड के अंदर इंडस्ट्रीज में हो रहा है वो नहीं देखेंगे। आप कभी अगर डिबेट रखेंगे, अगर कभी आपको समय लगे, क्योंकि आप एक सीनियर पत्रकार हैं, तो कभी हम इस पे भी अगर डिबेट रख पाए, डेटा के साथ रख पाए, तो डेटा हमारा नहीं है, जो डेटा सरकार का है और जो डेटा एजेंसीज का डेटा है, तो उसमें देखेंगे तो नहीं। तो मैडम ने वो शेयर किया, मैडम ने उसको टच करने का प्रयास किया। नहीं मैडम टच करने, ठीक है मैडम टच करने का प्रयास किया तो ठीक है, वो टच नहीं करेंगे। मुद्दा केवल दरअसल वो यही उठा रही है, मुद्दा मैं भी वही उठा रहा हूँ कि ये बताइए 20 से 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी कमाई वास्तव में 20 से 25 रुपए है। सोचिए 20 से 25 रुपए में आप एक समय का खाना नहीं कर सकते हैं, भोजन नहीं मिल सकता है। 20-25 10 रुपए की चाय मिलती है ठेले पर, आप कहीं भी चले जाइए 10 रुपए की चाय मिलती है और 25 रुपए उनकी इनकम है। 25 रुपए में वो कैसे अपना भरण पोषण करेंगे, कैसे अपने बच्चों को खिलाएंगे, कैसे अपने पत्नी को खिलाएंगे, माँ बाप को खिलाएंगे, कैसे? आप सोचिए तो जरा। हम कतई ये नहीं कह रहे हैं जो आपने अच्छे काम किए हैं जो उसकी सराहना होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो अच्छा काम करेगा उसकी सराहना की जाएगी, लेकिन जहां पर सवाल उठने लायक हैं वहां पर सवाल तो उठेंगे ना, उनको सुधारने की कोशिश तो सरकार ही करेगी ना। जी योगेश जी, अभी भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 साल से हम इसी के ऊपर कार्य करते हैं कि जो पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है, हम उसके जीवन में सुधार कैसे ला सकते हैं, हम उसी के लिए प्रयास करते हैं। उसी के लिए योजनाएं जब बनती हैं तो इसी के लिए योजना बनाने का प्रयास करते हैं, उन्हीं के लिए कार्य करने का प्रयास करते हैं कि उनका हम वे ऑफ लाइफ, उनके लिए जो हम बेनिफिट्स दे सके हम वो कैसे कर सके। आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस कर रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है क्या वो देश हित में है या नहीं, क्या वो कार्य ठीक है या नहीं। ऑफकोर्स है, ऑफकोर्स यस है, बिल्कुल है। मैं आपकी बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ गौरव जी, आप बिल्कुल सच बता रहा हूँ, कतई मैं पर्सनली कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। योगेश जी
सवाल ये होता है कि वो पैसा आज अगर लोकसभा में 90 लाख रुपया है तो वो 95 लाख रुपया है, 95 लाख, तो खर्च कहाँ होता है? वो सामान्य व्यक्ति जो बिजनेस करता है, जो उस मान लीजिए प्रिंटिंग का काम करता है, तो प्रिंटिंग का काम करता है, तो उससे अगर कोई व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है उसे वो प्रिंटिंग कराएगा तो उसकी आमदनी में जाएगा या वो जो चुनाव लड़ रहा है उसकी जेब में जाएगा? वो 90 लाख सिस्टम में ही जाता है, इकोनॉमी के अंदर ही वो 90 लाख रुपया जाएगा। जो पहले 70 लाख था, 28 लाख विधानसभा में था, वो पैसा वहीं जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि किसी गवर्नमेंट ने किया हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी, बहुत डिलिबरेट उन्होंने किया होगा और मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी डिस्कशन, क्योंकि उस पर व्हाइट पेपर बना होगा, मैं वो निकालूं, क्योंकि आज समय की कमी से मैं पेपर नहीं निकाल पाया हूं। मुझे लगता है कि गौरव जी आपने बहुत अच्छी बात कही है। ठीक है, आपने कहा कि जो पैसा बढ़ोतरी की गई है जिस पैसे की, उसमें कहीं ना कहीं रिसाइकिल होगा। आप यही कह रहे हैं कि रिसाइकिल होगा, वो होर्डिंग छपवाएगा। ठीक है, हम समझ रहे हैं, होर्डिंग छपवाएगा, कुछ भी काम करवाएगा तो वो पैसा जाएगा। ठीक है, आप यही कह रहे हैं ना? जी ठीक है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन दिस इज वन ऑफ माय पॉइंट। हाँ, क्लियर करिए अपना पॉइंट, आप क्लियर करिए गौरव जी। जी सर, आप मेरे को सुना नहीं जी। आप अपना पॉइंट, अब मैं यही बोल रहा हूँ, आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि जो पैसा इसमें बढ़ोतरी की गई है तो जाहिर तौर पर जो जहां 4 होर्डिंग लगाता था वो 10 होर्डिंग लगवाएगा, तो प्रिंटिंग प्रेस वाले को फायदा होगा, बेनिफिट होगा। देखिए, अगर मनरेगा स्कीम आई थी, इट वाज अ वेरी गुड स्कीम। वो जो पैसा दिया जाता था मजदूर को, वो पैसा इसलिए था कि होगा क्या कि वो सिस्टम में फंड के अंदर पैसा आएगा। दिस इज व्हाट द इकोनॉमी इज, व्हेन द मनी कम्स इनटू द इकोनॉमी दैट विल बी सर्कुलेटेड। जब वो सर्कुलेट होगा, सुन लीजिए तो गौरव जी, सुन लीजिए, आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन चुनाव पता है लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पैसे नहीं चलते हैं साहब। लोकतंत्र में पैसे, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, अब मेरी भी बात सुन लीजिए। लोकतंत्र में पैसे के दम पे चुनाव नहीं लड़ा जाता है, व्यक्तित्व और काम के दम पे चुनाव लड़ा जाता है। मैंने तो आपको आप यही कह रहे, अरे आप तो यही कह रहे थे साहब, अभी यही कह रहे थे कि भाई होर्डिंग लगवाएगा तो उसके पैसा रिसाइकिल होगा। आप शायद पहला पॉइंट आप भूल गए होंगे, मैं आपको याद करा दूं कि मैंने डिबेट में क्या कहा था, और हो सके तो आप रिकॉर्डिंग ऑन करके दोबारा सुन भी लीजिएगा। अभी फिर से रिपीट कर दीजिए, वो सुन लेंगे, आप फिर से बोल दीजिए पहला पॉइंट क्या था आपका। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज में जहां सामान्य व्यक्ति ने चुनाव लड़ा और वो जीत के इस देश की सेवा कर रहा है, इस देश के मंत्री बने। वो दौर था, वो लोहिया का दौर था, नहीं, आप भूल सुन लीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दौर था, डीटीसी बसेस चलते थे। सुन लीजिए, डीटीसी बसेस चलते थे, किसी एक नेता का नाम बता दीजिए। गौरव जी, मैं बता रहा हूँ, लोहिया जी डीटीसी बसेस चलते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम लेने से और उनकी मूर्ति में माल्यार्पण कर देने से नहीं हम बन जाते श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनके पद चिन्हों पर कोई एक नेता का नाम बता दीजिए। आप या रत्नाकर जी भी बैठे हुए हैं, आप और कोई एक नेता का नाम बता दीजिए जो सामान्य साधारण बस से चलता हो आज के समय में। मैं आपको वही बता रहा हूँ आपको, अगर आप सुनेंगे तो बता पाऊंगा, अगर बोलिए। आप नहीं सुनेंगे तो कैसे बता पाऊंगा। उड़ीसा से भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव जीते हैं। मैं नाम थोड़ा बोल रहा हूँ, अभी मैं साथ में बोल रहा हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ, हाँ ठीक है, मुझे भी नाम नहीं क्लियर आ रहा, ठीक है, मैंने देखा है। हाँ ठीक है। वो व्यक्ति क्या, आप कौन है जरा बताइए। गौरव जी, अपवाद एक सांसद का नाम आपने बता दिया। आपको अभी आपने एक पूछा, मैंने एक बता दिया, ठीक है, आप और बताऊंगा धीरे धीरे। अरे तो क्या, अच्छा ठीक है, मान लिया, मैं आपकी बात पे आ गया, मान लिया एक सेकंड के लिए, ठीक है, पैसे के बल पे चुनाव नहीं लड़ा जाता, तब फिर पैसे की क्या जरूरत? कहेंगे ना पैसे की दम पे नहीं चुनाव लड़ा जाता। अरे भाई आप आगे भी चल रहे, आप ये बता, पहले क्लियर कर दीजिए गौरव जी। एक मैंने एक सवाल का, बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है, और बहुत पैसा तो लगेगा ना गौरव जी, बहुत छोटा सा सवाल है, केवल ये बोलिए, केवल इतना बताइए, चुनाव पैसे के दम पे लड़ा जाता है या नहीं? केवल इतना बताइए, हाँ या नहीं। पैसे के दम पे नहीं लड़ा जाता तो फिर चुनाव में पैसे का इतने पैसे पानी की तरह बहाने की क्या जरूरत, अगर पैसे के दम पे नहीं लड़ा जाता? एक लिमिट, एक एक्सपेंडिचर की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की लिमिट है, उस लिमिट में चुनाव लड़ना है। चलिए ठीक है, आप, अरे लिमिट बहुत थी भाई, 28 लाख बहुत होती है। विधायक रत्नाकर जी, आप बताइए भाई, आप ये कह रहे हैं कि पैसे की जरूरत होती है। अरे हम कह रहे हैं जब पैसे, भाई आप लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पैसे क्यों बहाना? आपको जनता, अगर आपने काम किया होगा, जनता के बीच में आप रहे होंगे, तो जनता आपको बैठा लेगी कुर्सी पर, सत्तासीन करेगी, आपको सदन भेजेगी। भाई चुनाव आयोग को भी इतना देखना चाहिए ना, चुनाव आयोग को तो पता है चुनाव कैसे होता है। चुनाव आयोग, मुझे नहीं लगता है कि उससे अच्छा कोई जानता होगा कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र के बारे में चुनाव आयोग को तो समझाने की जरूरत नहीं होती है। तो चुनाव आयोग को ये नहीं दिख रहा है, चुनाव आयोग को इस पर मंथन नहीं करना चाहिए कि जहां कोरोना के समय में लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है,
और नेताओं के पास इतना पैसा है कि उसका लगातार चुनाव में खर्चा बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, ताकि और जो गरीब जनता हुई है उसको और लुभाया जा सके। जिसको अभी 10 रुपए दिया जा रहा था उसको 5 रुपए दे करके उसको अपने खाते में वोट बैंक डलाया जा सके। देखिए योगेश जी, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आज की राजनीति में चुनाव लड़ना एक काफी खर्चीला पद्धति बन गया है, और जो भी जनप्रतिनिधि है कहीं ना कहीं उनके पास पैसा है तो ही वह चुनाव लड़ने में और पूरी तरह से चुनाव लड़ने में सक्षम है। आप चुनाव लड़ने को आप नामांकन भर दीजिए, आपको कुछ वोट मिल जाएंगे, वो भी उस तरह भी चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन जीतने के उद्देश्य से जो चुनाव लड़ा जाता है उसमें कहीं ना कहीं पैसे खर्चे होते हैं। हाँ, तो वही मैं कह रहा जैसे हूं कि ना, आप ये बात डंके की अपना चोट पे कहिए कि हाँ पैसे की योगेश जरूरत जी होती है, पूरी कर पैसे लेने पे वोट दीजिए, बैंक हम खरीदते हैं, ये कहिए, आप स्वीकारिए। बात पूरी कर लेने दीजिए योगेश जी, योगेश जी बात पूरी कर लेने दीजिए। बोलिए। मुझे थोड़ा 2 मिनट का समय हाँ नहीं दीजिए, मैं बोलिए, आपको आपके पास एक्सप्लेन समय करता है, हूँ। आपके पास पूरा समय है, बोलिए आप। जी जी जी, देखिए जिस प्रकार आप चैनल चलाते हैं, चैनल चलाने में बहुत सारे खर्चे होते हैं, रिपोर्टिंग होती है, ऑनलाइन एयर करते हैं, बहुत सारे खर्चे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उसी तरह से अगर सुन जनता लीजिए, नहीं जो भूल जाएंगे जनता आप, का सुन लीजिए, प्रतिनिधि इसका जवाब ले लीजिए, 10 सेकंड में जवाब ले लीजिए। हम चैनल चलाते हैं तो उसका एक एक खर्चा का ब्यौरा देते हैं साहब, कि कहां से पैसा आया और कहां गया, एक एक ब्यौरा देते हैं। आप 1 रुपए का ब्यौरा नहीं देते जनप्रतिनिधि हैं, भी देता है, तो नहीं देते हैं। जनप्रतिनिधि भी देता है, राजनीतिक पार्टी कोई नहीं देती, राजनीतिक पार्टी कोई ब्यौरा नहीं देती है, योगेश मालूम है जी, ना। योगेश जी, हाँ ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपके उस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखना चाहता हूं जहां पे आप कहते हैं कि पैसे के दम पे चुनाव लड़ा जाता है। अगर पैसे के दम पे ही चुनाव लड़ा जाता तो आज अंबानी और अडानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते, ये समझ लीजिए, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि जनता उसी को सुन लीजिए, कौन सा ऐसा, अरे सुन लीजिए, सदन नहीं गया क्या कोई सुन लीजिए मेरी बात, जो व्यक्ति, अरे मेरी बात सुन लीजिए, जवाब दे दीजिए ना। जो व्यक्ति बिजनेसमैन है वो क्या करने जा रहा भाई? सदन किस लिए? उसको राज्यसभा सांसद उसको बनना है, क्या जरूरत है उसको बिजनेस में? मेरी बात एक पूरी समय के लिए, 1 मिनट के लिए उसके पास टाइम नहीं है। प्रश्न पूछेंगे तो जवाब नहीं मिल पाएगा, प्रश्न पूछेंगे तो जवाब नहीं मिल पाएगा। आपने जो मुद्दे उठाए हैं ही होते हैं साहब, आप बोलिए। आप एक सेंटेंस बोलने के बाद दूसरा प्रश्न कर देंगे तो मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा? बोलिए, आप अपनी बात रखिए। जी जी, देखिए क्या होता है, सच्चाई ये भी है, मैंने बोला पहले आपको कि चुनाव में पैसा बहुत आजकल चलन में आ गया है और जो भी सक्षम है वही चुनाव लड़ता है, लेकिन भी है उसमें, लेकिन ये है कि आप अगर जनता के सेवक नहीं है, आप अगर जनता का काम नहीं करेंगे तो आप चुनाव नहीं जीत सकते। आप लोकप्रियता नाम की भी कोई चीज होती है, जनता के दिलों में जगह बनाना होता है, उसके लिए 5 साल लोग काम करते हैं। आप आज विधायक चुन लिए गए और अगली बार अगर आप इलेक्शन लड़ने जाएंगे और आपने काम नहीं किया है और आप सिर्फ सोचेंगे कि मैं पैसे के दम पे चुनाव लड़ जाऊं और जीत जाऊं, तो ऐसे वो लोग हारते भी हैं। ऐसे मेरे पास बहुत सारे उदाहरण पड़े हुए हैं। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र में बैठा हूं वहां पे भी एक विधायक थे, वो बोलते थे कि मैं पैसे के दम पे जीत जाऊंगा, उन्होंने काम नहीं किया और वो हार गए और उन्हें अनाप शनाप पैसे, करोड़ों रुपए पैसे खर्चा किए लेकिन नहीं जीते। देखिए कुछ तबका होता है जो पैसे लेता है, चुनाव में पैसे लेकर वोट देता है, लेकिन सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं। सारे लोग में 90% ऐसे लोग होते हैं जो देखते हैं कि जनप्रतिनिधि काम किया है कि नहीं किया है। यह जनप्रतिनिधि, हम जब उसके दरवाजे जाते हैं कोई भी समस्या को लेकर, तो उसको सॉल्व किया है कि नहीं किया है। तो ये सारी चीजें आपको दरकिनार नहीं करना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि पैसे का मूल्य जो है बढ़ गया है, लोग पैसे को ज्यादा वरीयता देते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि वही चुन के आता है जो जनता का काम करता है, जो जनता का नुमाइंदा होता है, जो जनता के लिए सड़क पे खड़ा होता है, जनता के लिए अंतिम पंक्ति में बैठा अंतिम व्यक्ति जो है उसके लिए वो खड़ा होता है, वो जनप्रतिनिधि जीतता है। पैसा तो एक सेकेंडरी चीज होती है, पैसा भी जरूरी है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उसमें मैंने आपको पहले कहा था कि जिसके पास ज्यादा पैसा होता है तो उसके लिए ये वैल्यू एडेड है। ठीक है, ये एक एडिशनल चीज होती है उसके लिए कि भाई आप एक पॉपुलर छवि भी है आपकी और आपके पास पैसा भी है, तो आप निश्चित रूप से आप चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन सिर्फ पैसे के बदौलत अगर आप चुनाव जीतने की सोच रहे हैं तो ये कदापि नहीं संभव है, नहीं तो अंबानी और अडानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनते। ठीक है, बनते, वो भी मौका आएगा तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गौरव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोलिए, फिर बताते हैं हम। गौरव जी की वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। गौरव जी
ठीक है, आप पे आएंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक करा रहे हैं। सेकंड, मैं 80 सेकंड लूंगा, जो गलती से म्यूट हो गया था। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए आप। जो रत्नाकर जी ने बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा। बहुत बारी ये देखा जाता है, और सभी राजनीतिक दलों में और आजाद उम्मीदवारों में ये बार बार देखा जाता है। मान लीजिए मैं 10-20 हजार रुपया महीना कमाता हूँ, एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पे। बहुत बारी हमने देखा है कि जो जनता के नुमाइंदे होते हैं और जो जनता के लिए कार्य करते हैं, उनको टिकट मिलता है या वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो आजाद उम्मीदवार क्यों ना हो, उनकी चाहे इनकम 20,000 रुपया महीना क्यों ना हो, जनता आगे आती है और उनको चुनाव लड़वाती है। ये बहुत बारी देखा गया है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो फ्री है, जनता भी चुनाव लड़वाती है, बार बार समाज भी चुनाव लड़वाता है, और वो जीतता है, लड़ता है, जीतता है, तो बहुत बारी होता है। आप थैंक यू, आपने मुझे समय दिया। योगेश रत्नाकर आएंगे, प्रियल जी आपके पास आएंगे, दो बात कह देते हैं। रत्नाकर जी, आपने कहा कि अगर पैसे के बल पर चुनाव जीता जाता तो अडानी अंबानी भी आज प्रधानमंत्री होते। ये आपको शायद ये नहीं पता है, या फिर आप अनजान बन रहे हैं। जो भी बड़ा बिजनेसमैन है, जो बहुत बड़ा पत्रकार हो गया, ठीक है, वो क्या करता है, उसको कहीं ना कहीं सदन पहुंचना है, राज्यसभा सांसद बनना है। क्यों बनना है भाई, सदन का सदस्य। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, कहिए तो नाम भी गिना दूं, आपको पता भी होंगे कि कितने बिजनेसमैन और कौन कौन है सदन के अंदर। भाई, जिस व्यक्ति के पास फोन उठाने का टाइम नहीं है, उसका इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा कारोबार, वो सदन के अंदर क्या करने जा रहा है, उसको सैलरी। भाई, जनता की तो सेवा करेगा नहीं, जनता के बीच में तो जाएगा नहीं, वो अपने काम से ही नहीं फुर्सत पाएगा, अपने बिजनेस से ही। तो जनता की आवाज क्या उठाएगा। सदन में कितने दिन हाजिर रहते हैं और कितने जनता की आवाज उठाते हैं, आप नहीं जानते इस बात को? आप भी जानते हैं ना, इसमें कहीं छुपा तो है नहीं। आप कह रहे हैं पैसे के बल पे नहीं होता। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं, आप लोहिया का जिक्र करते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र करते हैं। आप, मैंने कहा ना कि वो दौर था, जनता के बीच में बैठते थे वो लोग, जनता की समस्याओं को समझते थे, जनता का दर्द अपना दर्द समझते थे। उनके लिए 4 फॉर्चूनर आगे, 6 फॉर्चूनर पीछे, बीच में उनकी मर्सिडीज नहीं लगती थी। वो जैसे तैसे चल देते थे जनता की आवाज को लेकर के, जनता की आवाज उठाते थे, सुनने के लिए उनकी आवाज को। तो ये सब कहना केवल कह देने भर से नहीं होता है, इस पर अमल करने की बहुत जरूरत है। प्रियल जी, हम ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को क्या ये समझाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। सरकारी खर्चे को लेकर के ये कितने दिन से चर्चा हो रही है कि सरकारी खर्चे पर चुनाव कराए जाएं। क्या चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा है देश की आर्थिक स्थिति, देश की भौगोलिक स्थिति, देश का युवा कहां जा रहा है, देश में बेरोजगारी कितने दर बढ़ती जा रही है, ये चुनाव आयोग को नहीं दिखता है? प्रियल जी। देखिए पांडे जी, चुनाव आयोग जो है ईसीआई इटसेल्फ इज अ गवर्निंग बॉडी, उनको समझाने की जरूरत नहीं है कि वो उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं और अमेंडमेंट्स हैं जिनके थ्रू वो आंकड़ों को देखा जाए, वो पहले के जो सिस्टम्स है उनको देखा जाए, तो उनके ऊपर ही निर्धारित होकर के जो भी डिसीजन होगा वो उनकी खुद होगा। और ओपी रावत जी ने इस चीज को अभी तक क्लियर नहीं किया है। मैं गौरव जी की एक बात से सहमत हूँ। उन्होंने अभी एक बात बोली थी कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे नेताओं को देखा है कि वो लोगों के बीच में रह करके काम करके और जनता ने उनको चुनाव लड़वाया है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन एक जगह पे मैं उनको करेक्ट करना चाहूंगी कि वैसे नेता जो जमीनी स्तर से जुड़े हैं और वैसे जनता जो उनको लड़वाते हैं, क्योंकि जनता को वो पता है कि वो पर्टिकुलर नेता ने वाकई में बहुत कुछ किया है। हमारे करंट हिस्ट्री में, हमारे करंट स्टेटस में राजनीति आज के टाइम में एक सुलझाऊ राजनीति ना रह गया है। लोगों के लिए ये एक पॉलिटिकल स्टेटस बन गया है, चाहे वो लोकसभा में रहना, चाहे वो विधानसभा में रहना, या चाहे वो किसी भी सदन का एक हिस्सा रहना। रत्नाकर जी ने बोला कि पैसे के बल पे बहुत सारी चीजें की जा सकती है। अगर ऐसे पैसे के बल पे अगर इस तरीके का चुनाव निर्धारित रहता तो आज भी ऐसे बहुत सारे जगह है, आज भी ऐसे बहुत सारे
जमीन स्तरीय पे आकर के आप देखें कि लोगों की क्या स्थिति है। जिस हिसाब से हम रह रहे हैं, जिस हिसाब से हम और आप यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, हमारी कॉन्वर्सेशन और डिबेट हो रही है, वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपनी जिंदगी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ठीक बात कह रहे हो। एग्जैक्टली उनको आगे क्या करना है, देयर इज नो सच अ गाइडेंस इज देयर। महज भीड़ का हिस्सा है वो सिर्फ सोचे कि वाकई में पैसों से पॉलिटिक्स चली जा रही है। रत्नाकर जी ने वाकई में बोला, बंधुआ मजदूर को 500 रुपए देकर के ट्रक में भर करके और बसेस में भर करके ला करके वहाँ पे रैली में खड़ा करना, वाकई में आज के टाइम में अरे सबने देखा है प्रिया जी, सबने देखा है। ये गौरव जी भी जानते हैं और रत्नाकर जी भी जानते हैं, हमने तो देखा ही है। 2021 से पहले डिजिटलाइजेशन नहीं था। क्या उस समय राजनीति नहीं होती थी? जब टेलीफोन नहीं हुआ करता था, इंटरनेट नहीं हुआ करता था, क्या उस टाइम की राजनीति नहीं थी? क्या उस टाइम करेक्ट करिए, मैंने नहीं बोला कि पैसे के दम पे चुनाव लड़ा जा सकता है। की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इलेक्शन नहीं लड़ा था? क्या उस समय इलेक्शन नहीं हुए थे? तो इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए या इलेक्शन नाम को आगे करके अगर चुनावी स्तरों पे सिर्फ और सिर्फ पैसों का आंकड़ा या हर एक जीरो बढ़ाना ही अगर ये एक महत्व या एक ही सोल्यूशन है, तब तो आप कितने भी बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देश की इकोनॉमिक स्तर 0 से 0 होती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नेताओं को सिर्फ और सिर्फ ये लग रहा है कि अपनी क्लियरेंस बढ़ानी है। इससे क्या क्लियरेंस आएंगी? डिजिटलाइजेशन अगर देखा जाए तो कोई भी, चाहे गौरव जी हो या किसी भी पार्टी से हो, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि आज के टाइम में कोई भी लोग बेवकूफ नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पे। जितना डिजिटलाइजेशन का आप हल्ला बोल रहे हैं, उतने ही डिजिटलाइजेशन में बाकी लोग भी रह रहे हैं और बाकी लोग भी आगे आने वाले टाइम में अपने आप को उस लेवल पे कर रहे हैं। अपग्रेड हो रहे हैं, बिल्कुल तो कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें। आप खुद पहले जाकर के देखें कि सर्वे और कितने सारे हिस्ट्री आप उठा करके देखें कि पहले के इलेक्शन और आज के इलेक्शन में कितने डिफरेंस है। क्या पहले इलेक्शन नहीं होते थे? मुझे तो अभी तक कोई स्ट्रक्चर और कोई रूल्स और फॉर्मेशन चेंज नहीं दिखाए, एक्सेप्ट मेकिंग द नंबर, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, दैट्स ऑल। हाँ ठीक है। गौरव जी, आपने तो प्रियल जी की सारी बातें सुनी, ठीक है? 1 मिनट लूंगा सर। ठीक है, बोलिए बोलिए। कई बार क्या होता है कि जी कोई ज्यादा पढ़ता रहता है, किताबें पढ़ते रहता है, बहुत ज्यादा पढ़ता रहता है और धरातल से पैर ऊपर उठ जाते हैं, हवा में चला जाता है, हवा की बातें हो जाती है। कई बार ये अक्सर हो जाता है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन हो जाता है। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि अगर कोई सांसद या कोई विधायक उदाहरण के तौर पे 2 बारी लोकसभा, 3 बारी लोकसभा, 4 बारी, 5 बारी, 6 बारी, 8 बारी लोकसभा जीत के आ रहा है, 5 बारी लोकसभा जीत के आ रहा है, तो हमें लगता है कि वहां की जनता समझदार नहीं है? जनता बहुत समझदार है, क्योंकि जनता को पता है कि ये कार्य करता है और जनता उसको जिताती है, क्योंकि वो जनता का चहेता व्यक्ति बन जाता है, जनता के बीच में रहता है। अब हम अपने घरों में बैठ के 4 किताबें पढ़ लें और पढ़ने के बाद हम हवा से ही हमारे धरती से हमारे पैर ऊपर उठ जाए, तो हम कुछ भी कह सकते हैं कि जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जनता तो बहुत समझदार है, जनता को तो कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। हाँ, कोई व्यक्ति ज्यादा किताबें पढ़ता हो तो मैं उसके बारे में कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जनता को कोई नेता भी बेवकूफ नहीं बना सकता है। जनता बहुत समझदार होती है। तो जनता अगर 8 बारी किसी एक सांसद को या विधायक को चुन के भेज रही है, तो इसका मतलब है कि जनता का वो कार्य करता है, जनता उसको पसंद करती है। मैडम कुछ भी कहते रहे, डेमोक्रेसी है, सबका मत है, सबका सम्मान है। बात तो फिर ये वही आ जाती है कि जब हमने काम कर दिया साहब, जनता ने देख लिया कि हमने काम कितना काम किया है, कोई दिक्कत नहीं जनता को, कोई परेशानी नहीं जनता को, तो चुनावी समय में इस चुनावी मैं आपको वही कह रहा हूँ, हाँ। कुछ नहीं करता है। ऐसा तो रत्नाकर जी ने कहा, बड़ा बढ़िया बात कही कि ऐसे लोग होंगे कि अगर पैसा तो इतना है कि वो अपनी पार्लियामेंट क्रिएट कर ले, लेकिन नहीं, सामान्य व्यक्ति चुनाव लड़ता है, सामान्य व्यक्ति जीतता है, 8 बारी सांसद में जाता है, विधायक बनता है, पैसे के दम पे थोड़ी होता है।
बाकी दरअसल यहाँ पर आप दोनों लोग ही पता है, सुन लीजिए गौरव जी, बोला कि जनता पार्टी गौरव जी, दरअसल दोनों लोग यहाँ पर एक ही नाव में बैठे हुए हैं, समझ रहे, सुन लीजिए, दोनों लोग एक ही नाव में बैठे हैं, सुन लीजिए, दोनों लोग एक ही नाव में बैठे हैं, तो अगर पार लगना है तो दोनों लोगों को खेवनहार बनना पड़ेगा। तो इसलिए अगर रत्नाकर जी कह रहे हैं तो वो आपसे अलग नहीं कर सकते कि आप अलग दिशा में खेवनहार बन रहे हैं और ये अलग दिशा में अपने वो चला रहे हैं, समझ रहे हैं। खुशी होनी चाहिए कि आज रत्नाकर जी और नहीं, वजह यही है कि दोनों लोग एक नाव में बैठे हैं ना, यही खुशी बता रहा हूँ, वजह यही है। अगर अभी और जब ये बताइए, जनता के मुद्दों पर कभी आप एक मत नहीं आते नजर आते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मुझे इस चीज की खुशी हो रही है कि अब मैम भी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और रत्नाकर जी ने भी थोड़ा सा स्माइल पास किया। आप स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं, नहीं तो हम आपके लिए भी बोलते हैं। नहीं, हम वही जब कह रहे हैं ना कि जनता, एक बात बताइए रत्नाकर जी, चलिए ठीक है, रत्नाकर जी आप अपने मुद्दों को लेकर के तो आप आ गए, ठीक है, एक नाव पर बैठे हैं तो आप एक मत दिख रहे हैं, लेकिन जनता के मुद्दों में ऐसा क्या हो जाता है कि आप दोनों लोग, एक लोग पूरब जाते हैं तो दूसरे पश्चिम की दिशा तय कर लेते हैं, वहां कहाँ भटक जाते हैं आप लोग? है कि वह सरकार कहाँ पे कौन से नीतियों में फेल हो रही है या जनता का कौन सा काम नहीं कर पा रही है। विपक्ष का यह काम होता है कि सरकार को हमेशा आईना दिखाना। तो अगर जनता से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा आता है तो हम जरूर उनकी नाकामियों को गिनाते हैं और बताते हैं कि आप कहाँ कहाँ पे फेल हैं, ताकि जनता भी यह आकलन कर सके। विपक्ष देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है लोकतंत्र में विपक्ष की। अगर सत्ता पक्ष पूर्ण बहुमत से जीत के आता है और विपक्ष वहां पे कमजोर होता है तो सत्ता पक्ष तानाशाह हो जाता है। तो विपक्ष की वहां भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सत्ता पक्ष जो भी चाहेगा वो नियम ला सकता है, कानून ला सकता है, तो वो मनमानी करने लगता है। इसलिए विपक्ष का काम होता है कि वह सत्ता पक्ष को मनमानी करने से। ठीक है रत्नाकर जी, समय का अभाव है, लेकिन विपक्ष का काम यह भी होता है कि सदन में जनता की बात करे, ना कि केवल इधर उधर के मुद्दों को भटका करके सदन का बहिष्कार करे। आप तीनों लोगों का फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से लगातार लोकतंत्र हमारा महंगा होता जा रहा है, इस पे मुझे लगता है चुनाव आयोग को गहन अध्ययन की जरूरत और इधर निगाह डालने की जरूरत होती है, क्योंकि संविधान हो या लोकतंत्र, फिर कहेंगे बात यहां पर जनता की ही होनी चाहिए, लेकिन जनता की कोई बात नहीं होती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी जनता की बात नहीं करती है, केवल मुद्दों को भटकाने का काम करती है। इसलिए ये दर्शकों से भी गुजारिश है कि जनता इस बात को समझे कि वो अपने नेताओं को किस लिए सदन भेजती है। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।